और यूक्रेन के रूस की ओर से हवाई हमले के दौरान जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर क्रूज मिसाइलें उड़ाने के दावे के बाद न्यूक्लियर प्लांट एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। यूक्रेन की न्यूक्लियर ताकत की अगर बात करें तो 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। इनमें साउथ यूक्रेन, रिविल्ने, इसके साथ ही खमेलनेत्स्की, चर्निव, जापोरिजिया, ओडेसा और खार्किव प्रमुख है। ये वो शहर है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के हुआ करते थे। हालांकि अब सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन में 4 परमाणु प्लांट सक्रिय है, यानी कि काम कर रहे हैं। इनमें साउथ यूक्रेन, रिविल्ने, इसके साथ ही खमेलनेत्स्की और जापोरिजिया शामिल है, यानी कि ये 4 पावर प्लांट इस वक्त एक्टिव मोड पर है, सक्रिय है, और बाकी 4 इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने कल हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन रवाना कर दी है। अमेरिका के सैन्य विमान से ये हथियार पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे। और इस बार जो बाइडेन ने होवित्ज़र तोपों की एक बड़ी खेप ज़ेलेंस्की को भेजी है। इन तोपों की खासियत क्या है और कैसे पुतिन की सेना को इनसे मुश्किल होगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन को अमेरिका ने भेजी हथियारों की नई खेप। बाइडेन के घातक हथियार से रूस का मुकाबला। ज़ेलेंस्की को मिली होवित्ज़र की मदद। Has obviously made this a priority to support Eastern Europe, specifically Ukraine. Multiple presidential directives have come out with certain material that needs to be moved to Ukraine. होवित्ज़र तोपों की मदद से यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए रूसी फौज के खिलाफ खड़ा होगा। होवित्ज़र इतनी खतरनाक है कि लंबी दूरी पर बैठा दुश्मन भी इससे चित हो जाता है। इसकी खासियत ऐसी है जिसे पार पाने में पुतिन की सेना को थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसमें 155 mm लंबे बैरल लगे हैं, जिसकी मदद से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसके साथ ही ये इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। होवित्ज़र तोपों की एक और खासियत है, अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि होवित्ज़र तोपें मिसाइलें गिरा सकती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक होवित्ज़र ने जब 155 मिलीमीटर डायमीटर से जब शेल फायर की तो उसने BQM-167 टारगेट जोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार जंग के मैदान में ये होवित्ज़र तोपें मिसाइलें गिराती हो, ऐसा दिख सकता है। इतनी खूबियों से लैस होवित्ज़र तोपों की मदद से पुतिन की सेना को रोकने में यूक्रेन को मदद मिलेगी। बाइडेन ने पुतिन के एक प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली है। इसी इरादे से उन्होंने ज़ेलेंस्की को होवित्ज़र भेजी है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा, यानी 2,47,000 करोड़ रुपए। इस रकम में से $20 अरब यानी 1,50,000 करोड़ रुपए सैन्य सहायता के लिए और $8.5 अरब यानी करीब 63,750 करोड़ रुपए यूक्रेनी सरकार के लिए, और बाकी के $3 अरब यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए दिए जा सकते हैं। Всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняється. असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं अमेरिका की इस मदद पर
चीन दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। 送枪送炮不会带来和 सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए अपने 8,000 सैनिक अभ्यास के लिए पूर्व यूरोप इलाके में भेजे हैं। साथ ही में 1,000 सैनिक पोलैंड भेजे हैं। इतना ही नहीं, काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने का भी फैसला किया है। ब्रिटेन की इस मदद को लेकर रूस पहले ही उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके ब्रिटेन पर कोई असर नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। ब्रिटेन से मिलने वाली इन घातक मिसाइलों को टैंकों का काल माना जाता है। साथ ही ब्रिमस्टोन एक ऐसी मिसाइल है जो समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साध कर तबाह कर सकती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपनी ताकत की नुमाइश पेश कर चुकी हैं। इन मिसाइलों को यूरोप की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। मतलब साफ है कि युद्ध का मैदान और भयंकर होने वाला है और ज़ेलेंस्की की ताकत और बढ़ने वाली है। और अब आपको रवि बताएंगे कि किस तरीके से इस महायुद्ध में यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है हथियारों के लिहाज से। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका भले ही यूक्रेन को सैन्य मदद देने से इनकार कर चुका हो, लेकिन उसे अमेरिका की तरफ से लगातार हथियारों की मदद मिल रही है। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस से यूक्रेन के लिए $33 बिलियन देने की मांग की थी। इससे पहले अमेरिका यूक्रेन को पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जैवलिन दे चुका है, जो जवान अपने कंधे पर रखकर कहीं भी जा सकते हैं, अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिया है। इस ड्रोन को खास तौर से रूस से लड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो हमला करने के बाद खुद भी तबाह हो जाता है। अमेरिका ने यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका ने रूस से ही खरीदे थे, जो यूक्रेन की उसके खिलाफ लड़ने में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मजबूत हैमर गाड़ियां, आधुनिक रडार सिस्टम और गश्ती नावें भी दी गई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने उसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम FIM-92 स्ट्रिंगर भी दिया है। यह एक पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने उसे इंफ्रारेड और हीट सेंसरों से लेस नाइट विजन ग्लासेस भी दिए। साथ ही अमेरिका ने उसे सैटेलाइट से मिली तमाम जानकारियां भी दी हैं, जिसकी मदद से वो रूस के खिलाफ मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध से हर दिन तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही है। हर दिन रूस के हमले से यूक्रेन का कोई ना कोई शहर बर्बादी की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो हर दिन रूस के हमलों का गवाह बनते हैं। और ऐसा ही एक इलाका है डोनेत्स्क, जहां रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने तबाही मचा रखी है। पिछले 2 महीने से यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और इन 2 महीने में यूक्रेन के हर इलाके में किसी न किसी दिन रूस की मिसाइलों की दहशत रही है। लेकिन यूक्रेन
के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हर दिन की शुरुआत होती है रूस के हमले से, और यूक्रेन का ऐसा इलाका है पूर्वी यूक्रेन, जहां खार्किव, डोनेस्क, जापोरिजिया और मारियोपोल पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। और ऐसा ही एक बड़ा हमला रूस ने डोनेस्क पर फिर से किया है। रूस की तरफ से वहां के लिमान रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई है। इसके बाद रेलवे स्टेशन में आग लग गई। वहां लगी आग कितनी भयानक रही, इसका अंदाजा वहां से उठ रहे काले धुएं के गुब्बार को देखकर लगाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से धुआं ऐसा निकलता दिखाई दिया मानो किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद राख उड़ रही हो। यही नहीं, वहां पास में ही रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का एक डिब्बा भी आग की चपेट में आ गया, जबकि वहीं पास पड़ी लकड़ियों के एक ढेर में भी आग लग गई। रूस के हमले से तबाह हुआ रेलवे स्टेशन घंटों तक धधकता रहा। शहर के प्रशासन के मुताबिक पूर्वी हिस्से में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के लिए जरूरत की कई चीजें इसी स्टेशन के जरिए सप्लाई की जाती थी। इस पर हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को तगड़ी चोट पहुंचाई। पूर्वी इलाकों पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की एक बड़ी वजह भी है, और वो ये कि ये इलाके रूस के बेहद नजदीक है और वहां रहने वालों में रूसी नागरिकों की आबादी अधिक है, जिनका झुकाव रूस की तरफ है। साथ ही इन इलाकों में विद्रोहियों को रूस मदद करता रहा है, और यही वजह है कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। इन इलाकों पर लगातार हमलों की एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस को लगता है कि वो दूसरे हिस्सों की बजाय इन इलाकों पर जल्द ही कब्जा कर सकता है। और इस 2 महीने के युद्ध के दौरान यूक्रेन यहाँ के कई हिस्सों पर कब्जे का ऐलान भी कर चुका है, जिसमें मारियोपोल और खार्किव भी शामिल है। यही नहीं, इन इलाकों में मौजूद अकूत खनिज भंडार भी रूस के लगातार हमलों की बड़ी वजह है। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में लिथियम और टाइटेनियम का भंडार है, इस पर रूस की नजर है। यूक्रेन में मौजूद लिथियम का बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क, जापोरिजिया में ही है, जबकि खार्किव में टाइटेनियम का बड़ा भंडार है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और खार्किव जैसे इलाकों पर रूस इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक है, ताकि जल्द से जल्द वो इन इलाकों पर कब्जा कर सके। और इसके लिए रूस ने अब दूसरे इलाकों पर होने वाले हमलों का रुख भी इधर ही कर दिया है। शायद इसीलिए 2 महीने से चल रही जंग में पहली बार ऐसा हुआ कि मारियोपोल शहर की सड़कों पर टैंक नहीं गरजे। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच गोलीबारी नहीं हुई, हालांकि रूस की तरफ से वहां के कई बाहरी इलाकों में हवाई हमले जारी रहे, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि मारियोपोल के शहर के बाहर के कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना की तरफ से जिन जगहों पर बम बरसाए गए वो पहले ही उसकी मार से तबाह हो चुके हैं, और ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसा दिखाई भी दिया। इतनी ऊंचाई से भी नीचे खंडर में बदली इमारतें साफ दिखाई दी। यही नहीं, ओज़ोवस्ताल स्टील प्लांट भी नजर आया, जहां छिपे लोगों को निकालने के लिए रूसी सेना ने सीज फायर का ऐलान किया। उधर मारियोपोल की सड़कों पर भी थोड़ी चहल पहल दिखाई दी। लोग 2 महीनों से ज्यादा वक्त तक रूसी सेना के हमलों की मार झेल चुके शहर से मलबा हटाते दिखाई दिए। वहां साफ सफाई में जुटे कर्मचारियों ने मलबे से 11 और शव मिलने का दावा किया। कुल मिलाकर रूस जल्द से जल्द इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है, और इसके लिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें पूरे यूक्रेन पर एक साथ कब्जे की बजाय हिस्सों में पूरे यूक्रेन पर कब्जे की योजना है।